तो जो प्रीवियस क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था सर्कुलेटरी सिस्टम, उसका हम स्टार्टिंग कर चुके थे। उसके बारे में हमने देखा था कि हम जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक क्लियर किए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे थे कि हम उसमें ऑर्गन्स देख रहे थे, ऑर्गन्स का वर्क देख रहे थे। फिर हमने बोला था कि जब ऑर्गन्स और उनका वर्क खत्म हो जाएगा तो अल्टीमेटली ये टॉपिक भी आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम की मैं बात कर रही थी आपसे, तो मैंने आपको बताया था कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि आपने पिछला प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो आप देखेंगे कि हर एक स्लाइड पे जो एक लाइन है उसमें ही आपके क्या है, एक एक क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। और आगे भी अगर आप पढ़ेंगे तो हर एक स्लाइड की एक एक लाइन में आपके क्या है, क्वेश्चन। तो सिर्फ यहीं पे नहीं कि आप स्लाइड में देख रहे हैं तो क्वेश्चन है, अगर आप एग्जाम्स में भी बैठेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको इसका जो वेटेज है वो आपको ज़्यादा मिलेगा, इसमें से जो क्वेश्चन है वो आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो कहाँ से हमने स्टार्ट किया था सर्कुलेटरी सिस्टम? तो मैंने आपको बताया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि कौन है जो हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। एक ही चीज़ है जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है, वो है हमारा ब्लड। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि ब्लड का सर्कुलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप प्रीवियस टॉपिक देख रहे थे तो आपने देखा कि जो हम खाएंगे, जिसको हम खा रहे हैं, जिसको हमने खाया है, पचाया है, उसको जब हम अपनी सेल तक पहुंचा रहे हैं, राइट, हमारी सेल तक जो पहुंचाना है तो उसमें भी कौन हेल्प कर रहा था? हमारा ब्लड हेल्प कर रहा था, राइट। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब हमने देखा तो उसमें भी क्या देखा कि जो हमने ऑक्सीजन ली थी उसे भी टिश्यू तक कौन पहुंचा रहा है? आपका ब्लड पहुंचा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट है ब्लड, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में, हमारी डिफरेंट काम करने के लिए, राइट। कि एनर्जी, अगर हम खा रहे हैं तो भी हमें एनर्जी मिल रही है, क्योंकि डाइजेशन हम क्यों कर रहे हैं? एनर्जी के लिए। हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो भी हमें एनर्जी मिल रही है, रेस्पिरेशन में भी हम क्या कर रहे थे? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन। तो ये जो एनर्जी की प्रोसेस है जिससे हमारा शरीर अंदर और हमारा जो बॉडी का बाहर से जो वर्क हो पा रहा है वो ब्लड की हेल्प से ही हो रहा है। तो इसलिए क्या है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट। तो एक ब्लड हमने बोला था, फिर हमने देखा था कि जो ब्लड है वो ऐसे ही फ्रीली मूव नहीं करता है कि पूरी बॉडी में से बह रहा है जस्ट लाइक अ झरना। नो, ये एक पर्टिकुलर कुछ पाइप्स के थ्रू ही क्या करता है, मूव करता है और अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाता है। क्योंकि आपको पता है कि हमारी बॉडी में 2 तरीके के ब्लड है, हमारे 2 गैसेज हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हमारी ऑक्सीजन हमारे ब्लड में होती है तो हम उसे प्योरीफाइड ब्लड कहते हैं, जिसकी हमें जरूरत है। और एक है हमारा ऐसा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें CO2 होती है, ठीक है। तो उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की हमें जरूरत नहीं है, वो इम्प्योर है, उसको हमें प्योर करना होता है। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डिफरेंट अगर वे से बहेगा तो ये तो क्या हो पाएगा, इजीली उस जो ऑक्सीजनेटेड है वो पहुंच पाएगा हमारी सेल के पास, और जो डीऑक्सीजनेटेड है जिसमें CO2 है उसको हम प्योरीफाई कर पाएंगे। अगर आप खुद सोचो, अगर डिफरेंट पाइप से नहीं जाएंगे तो क्या होगा, अच्छा वाला, प्योर वाला, इम्प्योर वाला दोनों मिक्स हो जाएगा और हमारी बॉडी वर्क नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो इस वजह से जो ब्लड है उनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारे पास क्या है, कुछ पाइप्स हैं जिन्हें हमने क्या कहा था, आर्टरी और वेन्स कहा था। तो फर्स्ट हम जो पढ़ रहे थे वो है ब्लड, सेकेंड हम पढ़ने वाले हैं ब्लड वेसल्स जिनके थ्रू ब्लड बहेगा, और तीसरा था हमारा पंपिंग सिस्टम जिसे हम हार्ट कह रहे थे। अब हार्ट की रिक्वायरमेंट क्यों है? पंप का काम मैंने आपको बताया था कि पंप का काम क्या है। अगर आपके घर में मोटर है, पानी की मोटर है, ठीक है, वो आपके पानी को बहुत ऊंचाई तक फेंक देती है, राइट। आपका पानी उसके थ्रू कहाँ जाता है, आपके ऊपर मंजिल पे है, अगर कोई टंकी है वहां तक पहुंच जाता है, या फिर आपकी कोई टैंक है, राइट, नीचे की तरफ कोई टैंक है तो उसमें भी कहाँ पहुंच जाता है, आपका वाटर पहुंच जाता है। तो ऊंचाई, ऊपर और नीचे दोनों तरफ ब्लड को फ्लो कराने के लिए या पानी को फ्लो कराने के लिए जो मशीन है वहां पे हम उसे क्या कहते हैं, मोटर, राइट, पानी की मशीन। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, ब्लड की मशीन, जिसे हम किसे कहते हैं, हार्ट कहते हैं। तो ये हार्ट एक तो काम करता है प्योरिफिकेशन का, बिकॉज हार्ट का जो कनेक्शन होता है वो लंग्स के साथ होता है, ताकि हम हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करें, सेपरेट कर पाएं, उसे प्योरीफाई कर पाएं, और हमारा जो एक अपर लेवल है, जैसे कि हमारा हेड है, ठीक है, एक हमारा लोअर लेवल है, वहां तक ब्लड को डिफरेंट डायरेक्शन में ब्लड को पहुंचाने का काम कौन करता है, हमारा हार्ट करता है। तो ये 3 चीजें हम क्या पढ़ने वाले थे, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ने वाले थे। जब हमने सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टार्टिंग करी तो फिर हमने कहा कि हम
ने जब बोला कि ब्लड से, तो हमने ब्लड से स्टार्ट किया। तो ब्लड से जब हमने स्टार्ट किया तो हमने क्या बोला कि ब्लड के कितने पार्ट मैंने आपको बताए। तो मैंने बताया आपको कि ब्लड के कितने पार्ट हैं। ब्लड के मैंने आपको बोला 2 पार्ट है, एक बोला प्लाज्मा, फिर दूसरा बताया मैंने आपको फॉर्म्ड एलिमेंट, राइट। प्लाज्मा हमने पढ़ा कि ब्लड किस चीजों से मिलकर बना है, प्लाज्मा से और फॉर्म्ड एलिमेंट से। प्लाज्मा मैंने क्या बोला, कौन सा वाला पार्ट है, लिक्विड पार्ट है, और फॉर्म्ड एलिमेंट कौन सा वाला पार्ट है, सेल वाला पार्ट है। प्लाज्मा के बारे में हमने बहुत अच्छे से जाना कि इसमें क्या क्या इसकी कॉम्पोजिशन है, क्या क्या इसमें मिला है, कौन कौन से प्रोटीन्स हैं, प्लस उन प्रोटीन्स के क्या वर्क है, ये हम इस प्लाज्मा में पढ़ चुके हैं। तो मैंने आपको इसका परसेंट बताया था प्लाज्मा का कि 55% आपका क्या है, इसमें प्लाज्मा है। देन सेल हमने बोला कि सेल कितनी है, 3 आपके पास सेल हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स राइट। कौन कौन सी सेल क्या क्या है आपका है सेल में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो अगर आप जब भी आपसे पूछा जाए कि ब्लड का क्या कॉम्पोजिशन है, तो आपको पता होना चाहिए एक प्लाज्मा है, एक सेल है। प्लाज्मा कितना परसेंट है आपका, प्लाज्मा है 55% और आपका फॉर्म्ड एलिमेंट कितना है, 45%। ठीक है, प्लाज्मा कैसा पार्ट है, जो कि आपके ब्लड का लिक्विड पार्ट होगा। अगर आप खुद कभी आपके कट लगे, आपका ब्लड आपका अगर गिरता है, तो आप देखेंगे कि ब्लड का कुछ लिक्विड वाला पार्ट अलग हो जाता है और थोड़ा सा रेशे वाला पार्ट अलग हो जाता है। आप अगर गौर से देखें तो जो लिक्विड वाला पार्ट जो अलग होता है वो होता है प्लाज्मा, और जो रेशे वाला पार्ट होता है जिसमें हल्के हल्के आपको थ्रेड से दिखाई देंगे, बहुत छोटे छोटे थ्रेड, वो होते हैं आपके फॉर्म्ड एलिमेंट या सेल। और उसमें कौन कौन से हैं, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है। प्लाज्मा के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, राइट। आपको पता चल गया है कि प्लाज्मा का वर्क क्या है, क्या उसके फंक्शन है, क्या उसका कॉम्पोजिशन है। ठीक है, उसके बाद हम किस पे आए थे, फॉर्म्ड एलिमेंट पे आए थे। ये क्विक रिवीजन है ताकि आप पिछली क्लास से अपने आप को रिलेट कर पाए। फिर हमने देखा था फॉर्म्ड एलिमेंट में सबसे पहले हमने पढ़ा था आरबीसी, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं। हमने उनके बारे में क्या पढ़ा था, आरबीसी के बारे में। क्या है आरबीसी, आरबीसी है जो कि कैसी दिखती है, हमने इसका शेप देखा था। तो शेप क्या था आपका, था बाइकॉनकेव, राइट। कैसा शेप था, बाइकॉनकेव, ऐसा शेप मैंने आपको बताया था। और इसमें क्या है, नो न्यूक्लियस, कोई न्यूक्लियस नहीं है। तो कैसा होता है हमारा ह्यूमन बॉडी, न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए क्या कहते हैं, ई न्यूक्लिएटेड। क्या है, ई न्यूक्लिएटेड मतलब नो न्यूक्लियस। ठीक है, बाइकॉनकेव है, डिस्क लाइक है, ई न्यूक्लिएटेड है। बट 2 मैंने आपको और बताए थे एग्जाम्पल, मैमल्स में आरबीसी कैसी है, ई न्यूक्लिएटेड, लेकिन 2 है कैमल्स और लामा, जो कि कैसे हैं, जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ये आपको याद रखना है। वैसे मैमल्स कैसे हैं, ई न्यूक्लिएटेड है, आरबीसी में कोई भी न्यूक्लियस नहीं है। लेकिन अगर हम 2 एक्सेप्शन की बात करें तो कौन से हैं, कैमल और हमारा लामा, दोनों ही मैमल्स कैसे हैं जिनकी आरबीसी में क्या है, न्यूक्लियस है। फिर हमने इनके साइज देखी थी कि जो अंदर है, इनर वाला पार्ट है, उसका साइज अलग था 1 म्यूएम, और जो पेरिफेरी वाला पार्ट था उसका 2 म्यूएम हमने साइज बताया था, बिकॉज ऑफ एक डिप्रेशन की वजह से। फिर इसका एक डायमीटर देखा था 7.5, राइट। फिर हमने कहा था कि आरबीसी में अगर कुछ नहीं है, न्यूक्लियस भी नहीं है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, कोई ऑर्गेनल्स भी नहीं है, तो ये खाली स्पेस रखा क्यों है ना, इस आरबीसी को खाली क्यों रखा। तो हमने देखा कि इसलिए रखा ताकि इस आरबीसी में ज्यादा से ज्यादा क्या आ पाए, हीमोग्लोबिन आ पाए। क्योंकि आपको पता है हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है, आरबीसी में प्रेजेंट होता है। और हीमोग्लोबिन को ज्यादा रखने की वजह मैंने आपको क्या बताई थी, हीमोग्लोबिन को ज्यादा रखने की वजह मैंने आपको बताई थी क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है। तो जितनी ज्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाएगी उतनी ही ज्यादा अल्टीमेटली हमारे जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं या अलग अलग सेल्स हैं उन्हें क्या मिलेगी, उतनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी। बिकॉज ऑक्सीजन क्या हेल्प करता है, ऑक्सीजन आपका हेल्प करता है किसमें, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में। तो ये हमारा किसकी थी, आरबीसी की बात। फिर हमने ये देखा था कि आरबीसी कहाँ बनती है, तो एक ऑर्गन का नाम हमने लिया था इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन्स। ठीक है, कौन सा ऑर्गन है, इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन्स है। कहाँ है, हम ये भी देखा कि हाँ अलग अलग जगह बनती है। जब फीटल स्टेज में होते हैं, फीटस कौन सी स्टेज होती है, जब जो हमारा फीटस है या बेबी है वो डिलीवर आउट नहीं होता, जो मदर के किस में रहता है, वोम्ब में रहता है, वो थी फीटल स्टेज। तो वहाँ पे कहाँ बनता था, वहाँ पे बन रहा था आपका
लीवर या स्प्लीन में बन रहा था, ये आपको याद रखना है। और जब आफ्टर बर्थ ये जो आरबीसी है वो कहाँ बनती है, आपके बोन मैरो में बनती है। फिर हमने इनका एक टाइमिंग पीरियड देखा था, राइट, कि 72 आवर्स इनको बनने में क्या लगते हैं, एक टाइम पीरियड है 72 आवर्स लगते हैं। और कितने दिन तक, 120 डेज, ठीक है, 120 दिन बाद इनका क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। फिर मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जो आरबीसी है, अगर नॉर्मल, आपको एक नॉर्मल न्यूमेरिकल नंबर बताया था, ठीक है, वो आपके पास है। फिर मैंने बताया कि अगर उस नॉर्मल नंबर से अगर ज़्यादा हो जाए तो उसको क्या कहा था हमने, इरिथ्रोसाइटोसिस। और अगर उस नॉर्मल नंबर से कम हो जाए तो क्या टर्म आई थी, इरिथ्रोसाइटोपीनिया। तो ये कुछ टर्म्स थी कि जो नॉर्मल नंबर है आरबीसी का, उससे कम या ज़्यादा होने पर, कम होने पे मैंने आपको क्या बताया कि कौन सी कंडीशन होगी, तो कम होने पे आपकी क्या होगी, एनीमिया होगी। और ज़्यादा होने पे क्या बताया था, कैंसर। ठीक है, कैंसर में क्या होता है, जब आपकी जो नॉर्मल सेल डिवीजन है, जो अगर नॉर्मल चल रहा है ठीक है, लेकिन अगर सेल डिवीजन ज़्यादा बढ़ गया, सेल डिवीजन मतलब सेल का नंबर अगर बढ़ गया, तो वो क्या कहलाता है, आपका कैंसर कहलाता है। तो ये थे हमारे आरबीसी की बात। फिर उसके बाद हमने सेकंड हम हमारे किस पे गए थे, डब्ल्यूबीसी पे गए थे। जैसे आरबीसी को हम क्या बोल रहे हैं, आरबीसी को दूसरा टर्म हम क्या दे देते हैं, इरिथ्रोसाइट्स भी देते हैं। कि आरबीसी को हम क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट्स। वैसे ही डब्ल्यूबीसी को हम क्या कह रहे थे, हम डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रक्त कणिकाएं, या फिर हम इसे क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। क्या होती है डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट्स, राइट। डब्ल्यूबीसी कैसी होती है, तो ये इन्यूक्लिएटेड है, तो डब्ल्यूबीसी कैसी है, न्यूक्लिएटेड है। कैसी है, न्यूक्लिएटेड है, इनमें न्यूक्लियस होता है, राइट। तो आपको याद रखना है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है। तो ये डिफरेंशिएशन आपको याद रखना है। फिर इनका एक एवरेज नंबर बताया था कि जो डब्ल्यूबीसी है उनका जो एवरेज नंबर है, या फिर मैंने इनको टीएलसी बताया था आपको। टीएलसी क्या है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ठीक है, कि आपके कितना है, टोटल जो आपका नॉर्मल नंबर है आपका डब्ल्यूबीसी का आपकी बॉडी में, तो कौन सा था, तो था आपका 7000 के अप्रॉक्स था, राइट। अगर उससे कम वाली कंडीशन आ रही थी, ठीक है, तो हम उसे क्या कह रहे थे, ल्यूकोसाइटोपीनिया, सॉरी, अगर हाँ राइट, उससे अगर नॉर्मल नंबर है जो आपका 7000, उसमें भी आपका अगर नंबर कम है, जैसे 4000 की मैं आपको बात कर रही थी, तो मैंने बताया था कि अगर 4000 या 7000 से कम हो गया है डब्ल्यूबीसी का नंबर, तो उसको हमने क्या टर्म दिया था, ल्यूकोसाइटोपीनिया। अगर वो और अगर ये नंबर 7000 से बढ़ गया है, बिकॉज 7000 क्या है आपका, एक नॉर्मल वैल्यू है, कि एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन में क्या होगा कि इतना अमाउंट होगा किसका, डब्ल्यूबीसी का। लेकिन अगर बढ़ गया है तो उसको हमने क्या कहा था, ल्यूकोसाइटोसिस। तो दो टर्म्स मैंने आपको डब्ल्यूबीसी के बारे में बताए थे। फिर जब हमने डब्ल्यूबीसी का डिफरेंशिएशन पढ़ा था, तो हमने डब्ल्यूबीसी के बारे में क्या बोला था कि जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी कितने तरीके की है, 2 तरीके की है। डब्ल्यूबीसी 2 तरीके की थी, ठीक है। एक था आपका ए ग्रैन्युलोसाइट, एक तो क्या था आपका, ए ग्रैन्युलोसाइट था, ए ग्रैन्युलोसाइट, राइट। और दूसरा था आपका ग्रैन्युलोसाइट, ग्रैन्युलोसाइट। तो ए ग्रैन्युलोसाइट्स मैंने आपको बताया था कि वो डब्ल्यूबीसी जिनमें ग्रेन्स जैसी स्ट्रक्चर नहीं होती, राइट। ग्रेन्स आप देखते हैं कि छोटे छोटे कण, तो वो होती हैं आपकी ए ग्रैन्युलोसाइट। और इसमें कौन कौन सी आई थी आपकी आई थी इसमें मोनोसाइट्स, ठीक है। और दूसरी क्या थी आपकी, लिम्फोसाइट। क्या थी, लिम्फोसाइट, याद रखनी है आपको। तो ए ग्रैन्युलोसाइट्स जिनमें क्या नहीं होती, ग्रेन जैसे स्ट्रक्चर नहीं होती, तो वो कौन कौन सी थी आपकी डब्ल्यूबीसी, एक थी आपकी मोनोसाइट और दूसरी थी आपकी लिम्फोसाइट। फिर हम ग्रैन्युलोसाइट की जब बात कर रहे थे, तो ग्रैन्युलोसाइट में मैंने आपको बताया था कि इसमें 3 तरीके की थी। एसिडोफिल्स को और क्या कह रहे थे हम, इओसिनोफिल्स भी कहते हैं। फिर एक थी हमारी बेसोफिल और एक थी हमारी न्यूट्रोफिल्स। मैं नीचे लिख रही हूं, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स।
मैंने आपको क्या बताया कि जो WBC है, ये जो आपकी सेल्स है WBC के डिफरेंट डिफरेंट, उसमें आपको क्या याद रखना है, उसमें आपको इनका जो न्यूक्लियस है उनका स्ट्रक्चर याद रखना है, बिकॉज इनका जो न्यूक्लियस है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके का होता है। प्लस अब हमें कैसे पता चला कि ये ग्रेन्यूल्स है इसमें और इसमें नहीं है, जब हमने इनको स्टेन किया। जब हम किसी चीज को रंगते हैं तो हमें क्या दिखाई देने, वो हमें विजिबल हो जाती है, राइट। अगर कोई चीज सिंपल यू पड़ी है, प्लेन पड़ी है, जो हमें दिखती नहीं है, सेल क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो जब हमें उसे रंगा तो हमें छोटे छोटे क्या दिखाई दिए ना, ग्रेन्स दिखाई दिए। इस वजह से हमने इसको क्या रखा, ग्रेन्युलोसाइट रखा। अगर हमने कुछ WBC को कलर किया लेकिन वहां पे कोई कलर नहीं चढ़ा तो हमने इनको क्या कहा, ये जो WBC है वो ए ग्रेन्युलोसाइट्स है। तो जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, अगर उनमें भी क्या है, 3 तरह के, तो कुछ सेल्स को हमने किससे डाई किया, हमने कुछ एसिड्स जो डाई होती है उनसे डाई किया। वो सेल जो कि एसिड डाई से स्टेन हो गए, मतलब उनपे कलर उन्होंने अब्सॉर्व कर लिया, उनको हमने क्या टर्म दे दिया, एसिडोफिल्स दे दिया। वो ग्रेन्स WBC के सेल के अंदर, वो ग्रेन्स जो कि एसिडिक डाई से स्टेन नहीं हुए, क्योंकि हमने एक बार स्टेन किया, हमने डाई डाला, फिर हमने देखा एसिडिक डाई डाला, फिर हमने देखा उसको, तो जो हो गए उन्होंने क्या कर दिया, कलर शो कर दिया। फिर हमने उसको वॉश किया, राइट, तो जिनमें से कलर हट गया वो बच गए। फिर उनमें हमने बेसिक डाई डाली, ठीक है, जो किस नेचर की डाई आप सिंपल कलर को ले सकते हैं, ठीक है। हम पेंटिंग वाले जो कलर्स लेते हैं आप उसको मान सकते हैं कि डाई क्या है, कलर्स है। तो फिर हमने बेसिक नेचर वाली क्या ली, डाई ली, फिर हमने उसे डाला, ठीक है। फिर हमने उस स्लाइड को वॉश किया। तो जिन्होंने जो कि ग्रेन्स थे, जिन्होंने एसिड को ले लिया, उन पे तो बेस चढ़ेगा नहीं, क्योंकि वो किसको ऑब्जर्व करते हैं, ओनली एसिड वाले को। लेकिन जो बच गए जिन्होंने बेस को ले लिया, फिर हमने उसको क्या टर्म दे दिया कि ये कैसी हैं, WBC बेसोफिल्स हैं। और वो सेल्स जिन्होंने दोनों ही डाई को ऑब्जर्व कर लिया, एसिड को भी कर लिया और बेस को भी कर लिया, उसको हमने क्या टर्म दे दिया, न्यूट्रोफिल्स टर्म दे दिया। और यहाँ पे कोई ग्रेन्स थे ही नहीं, तो यहाँ पे कोई अब्जॉर्प्शन हुआ ही नहीं, इसलिए हमने इनको क्या कह दिया, ए ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। तो ये आपके क्या है, WBC के टाइप्स है। ये तो आपके किनके हो गया, ग्रेनुलोसाइट्स की बात हो गई, जिनमें डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट डाई से स्टेन हो रही हैं, इसी वजह से इनका नाम है। अब इनकी न्यूक्लियस की बात करें, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि जबकि WBC है वो कैसी है, न्यूक्लिएटेड है, सब में क्या है, न्यूक्लियस है। तो अब जब इनके डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियस की हमने बात करी थी, तो मैं मोनोसाइट का मैंने आपको बताया था कि मोनोसाइट का न्यूक्लियस कैसा होता है। मोनोसाइट का न्यूक्लियस होता है आपका बीन शेप। आपको यही याद रखना है इन सेल में, इनके अलग अलग न्यूक्लियस के बारे में, बीन शेप, राइट। फिर अगर आप उसकी बात करें लिम्फोसाइट की, तो लिम्फोसाइट में कैसा होता है न्यूक्लियस, लिम्फोसाइट में आपका न्यूक्लियस होता है सर्कुलर। कैसा है, सर्कुलर। फिर आपके एसिडोफिल्स की बात करें, तो एसिडोफिल्स में कैसा होता है न्यूक्लियस, आपके एसिडोफिल्स में न्यूक्लियस होता है बाइलोब। कैसा होता है, बाइलोब। बाइलोब मतलब जो न्यूक्लियस है वो ऐसे 2 लोब्स में डिवाइड होता है। तो ये जो न्यूक्लियस है कैसा है, बाइलोब, राइट। अगर हम बेसोफिल्स की बात करें तो उसमें कैसा होता है, ट्राइलोब। और आपको ये याद रखना है इनके न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर की कैसा किसमें है, ट्राइलोब। और अगर हम न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो उसमें कैसा है, मल्टीलोब, मतलब ज्यादा, 3 से ज्यादा की हम बात कर रहे हैं तो ये कैसा है, मल्टीलोब, राइट। तो ये आपके WBC थी। इनके बारे में जो भी सेल्स के बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही क्वेश्चन आपके यहीं से आते हैं कि एसिडोफिल्स कौन सी डाई को ऑब्जर्व करते हैं, एसिड। इओसिन एक डाई है जिसका नेचर एसिड होता है, तो ये उसको ऑब्जर्व करते हैं और माइक्रोस्कोप में कलर शो करते हैं, मतलब अपनी विजिबिलिटी शो करते हैं। इस वजह से इनका क्या नाम रख दिया, एसिडोफिल्स। बेसोफिल्स कौन सी डाई को ऑब्जर्व करते हैं, तो यहाँ पे आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे एक नाम कंफ्यूज कर सकता है आपको इओसिनोफिल्स से। तो मैंने ये भी बता दिया आपको कि जो इओसिन है वो एसिडिक डाई है, तो इओसिन आए या एसिडोफिल्स आए, तो बेसोफिल्स आपको समझ में आ ही जाएगा कि कौन सा डाई ऑब्जर्व किया है, बेसोफिल क्या है। न्यूट्रोफिल्स ने दोनों ही क्या कर लिया है, न्यूट्रल है, उसे भी ऑब्जर्व कर लेती है, उसे मतलब एसिड को भी ऑब्जर्व करती है और बेस को भी ऑब्जर्व करती है। और उनके फिर आपको किसके याद रखना है, आपको इनके न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में याद रखना है। फिर एक मिनिमम और मैक्सिमम नंबर था, तो आपको पता है कि आपके बॉडी में जो बेसोफिल्स है वो कैसी है, मिनिमम नंबर्स में है, राइट। और जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो कैसी हैं, ये कैसे है, मिनिमम नंबर में, जो कि न्यूट्रोफिल्स है वो कैसी है, मैक्सिमम नंबर से। तो
जितनी भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं इस टॉपिक से या WBC की सेल से, वो हम यहाँ पे क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। बस एक टॉपिक और था जो मैंने आपको कल ही बताया था, फंक्शन हमने देखे थे कि जो एसिडोफिल्स हैं वो एलर्जिक रिएक्शंस में काम आती है। जब एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं तब ये जाती हैं प्रोटेक्शन के लिए। और जो बेसोफिल्स हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि बेसोफिल्स कब होती है, आपका जो हेपेरिन है या हिस्टामीन है, राइट, और सेरोटोनिन है, जब ये रिलीज होता है तब काम आती है। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स का काम मैंने आपको फेगोसाइटोसिस बताया था। इसका मतलब क्या है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंदर आएगा तो उनसे लड़ने का काम कौन करती है, ये दोनों करती है। फेगोसाइटोसिस मीन्स किसी भी सेल, कोई भी सेल अगर किसी फूड को सॉलिड फॉर्म में अंदर ले रही है तो होता है फेगोसाइटोसिस। पिनोसाइट, वहीं अगर मैं दूसरा टर्म्स भी आपको यहाँ क्लियर करूँ तो जो पिनोसाइटोसिस क्या है, अगर कोई सेल लिक्विड फॉर्म में कोई चीज ले रही है तो उसे कहते हैं पिनोसाइटोसिस। तो साइटोसिस किसकी होगी यहाँ पे, ये जो सेल हैं वो इम्यूनिटी के में हेल्प करती हैं। तो हमें क्या प्रोवाइड कराएंगी, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराएंगी किसके अगेंस्ट, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया उसको इनगल्फ करके, उसको खा के। तो वो कौन कर रही है, आपका न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। और जो आपका लिम्फोसाइट्स था वो भी मैंने आपको बताया था कि 2 सेल्स बनाती हैं, इनकी 2 सेल होती हैं, T सेल्स और B सेल्स। T सेल्स का काम क्या है, कोई भी बाहर से ऑर्गेनिज्म, फॉरेन ऑर्गेनिज्म आया उसको पहचानना। T सेल क्या करेंगी, रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये जो बाहर से आया है वो कैसा है, अपना है या नहीं है। अगर बाहर का है, हार्म कर रहा है, तो ये T सेल्स किनके पास जा रही थी, B सेल्स के पास जा रही थी। B सेल्स को इन्फॉर्म कर रही थी कि भाई कोई बाहर से आया है, तुम उसे रिकॉग्नाइज करो और उसके अगेंस्ट क्या बना दो, एंटीबॉडी बना दो। जैसे ही B सेल एंटीबॉडी बनाएंगी, वो एंटीबॉडी उस बाहर से आने वाले पार्टिकल, जिसे हम एंटीजन भी कहते हैं, उसके साथ क्या करती है, फाइटिंग करती है और उसे मार देती है। साथ के साथ एक और सेल कौन सी बना रही थी, मेमोरी सेल्स बना रही थी। मेमोरी सेल्स क्या काम कर रही थी, मेमोरी सेल्स, मेमोरी का काम क्या है, याद रखना, स्टोरेज रखना, राइट। तो ये भी याद रख रही थी कि अगर फर्दर सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया जिसके लिए एंटीबॉडी बनी है तो इतनी प्रोसेस नहीं होगी कि अंदर आएगा, T सेल रिकॉग्नाइज करेंगी, T सेल B सेल को बताएंगी, फिर B सेल एंटीबॉडी बनाएंगी। नहीं, अगर वो सेम ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो पहले आया था, उसके लिए अगर एंटीबॉडी बनी थी तो वो मेमोरी सेल्स क्या करेंगी, वो जाके उसे किल कर देंगी। फर्दर इतनी प्रोसेस होने की जरूरत नहीं है। एंटीबॉडी के साथ हमने मेमोरी सेल्स बना दी जो याद रखेंगी कि वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है और वो उसको जाके क्या कर देंगी, किल कर देंगी। तो ये आपकी किसकी थी, WBC की बात थी। तो ये थी आपकी RBC। ये जो आपके फॉर्म्ड एलिमेंट है उनके बारे में मैं आपको एक रिविजन करवा रही थी कि WBC RBC जो हमने कल पढ़ी थी उसका एक रिविजन था। अब हम उसके बाद देखते हैं जो फॉर्म्ड एलिमेंट है, हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने 3 पार्ट पढ़ लिए, राइट। हमने ये पार्ट, ब्लड का ये वाला पार्ट क्लियर कर लिया है बहुत ही अच्छे तरीके से। हमने ये वाला पार्ट भी पढ़ लिया है, हमने ये वाला पार्ट भी पढ़ लिया है। अब हम क्या पढ़ेंगे, प्लेटलेट्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं हम, प्लेटलेट्स। नेक्स्ट जो फॉर्म्ड एलिमेंट का जो तीसरा पार्ट है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो प्लेटलेट्स में किसका पार्ट है, सेल का ही पार्ट है हमारे, राइट। ठीक है, प्लेटलेट्स कैसा है इनका स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर है ओवल और राउंड। ओवल भी हो सकता है प्लेटलेट का स्ट्रक्चर और राउंड भी हो सकता है, याद रखना है, राइट। प्लेटलेट का स्ट्रक्चर कैसा है, ओवल और राउंड कैसा भी हो सकता है। किससे बनी हुई है, फॉर्म्ड बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर्म्ड बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स, ये एक सेल है। मेगा कैरियोसाइट क्या है, एक सेल है जो कि कहाँ प्रेजेंट है, बोन मैरो में प्रेजेंट है। तो बोन मैरो की सेल से बनता है। समझ में आया किससे बन रहा है, फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स। तो मेगा मतलब क्या होता है, बड़ा, ठीक है। जैसे कोई ये सेल है, बड़ी सेल है किसकी, बोन मैरो की, इसका न्यूक्लियस है। इसके फ्रेगमेंटेशन से मतलब यहाँ से एक कोई पार्ट पिंच आउट हो जाएगा, ये बाहर आ गया, राइट। इसमें न्यूक्लियस नहीं आया है तो ये क्या बन जाएगा, प्लेटलेट्स बन जाएगा। ये क्या है, इसका इसका क्या हुआ है, फ्रेगमेंटेशन। यहां से पिंच आउट हुआ और ये क्या बन गया, एक पार्ट बन गया प्लेटलेट्स। क्या है ये, आपकी मेगा कैरियोसाइट। समझ में आया आपको कि कैसे बन रही है मेगा कैरियोसाइट्स। इनके फ्रेगमेंटेशन से एक पार्ट,
ये सेल इसका एक पार्ट क्या हुआ, पिंच आउट हो गया और एक अलग से एक सेल बन गई। न्यूक्लियस नहीं गया है तो आपको पता होना चाहिए कैसा होगा ये, कि जो हमारी प्लेटलेट्स है वो कैसी हैं, ई न्यूक्लिएटेड। कैसी हैं, ई न्यूक्लिएटेड। तो याद रखना है आरबीसी कैसी है, ई न्यूक्लिएटेड। डब्ल्यूबीसी कैसी है, ई न्यूक्लिएटेड। सॉरी, डब्ल्यूबीसी कैसी है, न्यूक्लिएटेड। और प्लेटलेट्स कैसी हैं, ई न्यूक्लिएटेड। तो आपके दो हैं, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये आपको समझ में आ गया कैसे बना होगा। ये एक बहुत बड़ी सेल है मेगाकैरियोसाइट से, जो कि किसकी सेल है, बोन मैरो की। यहाँ से एक पार्ट पिंच आउट हो गया और उससे एक सेल बनी जिसे हमने क्या कह दिया, प्लेटलेट्स कह दिया। तो ये भी याद रखना है, मेगाकैरियोसाइट से बनती है। और कौन, ये जो मेगाकैरियोसाइट्स है वो किसकी सेल है, बोन मैरो की सेल्स हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आया, आपकी जो आरबीसी है ये कैसी है, ई न्यूक्लिएटेड, ठीक है। जो आपकी डब्ल्यूबीसी है वो कैसी है, न्यूक्लिएटेड। और जो आपका प्लेटलेट्स हैं, ठीक है, जो आपकी प्लेटलेट्स हैं वो कैसी है, ई न्यूक्लिएटेड, राइट। आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड, डब्ल्यूबीसी न्यूक्लिएटेड और प्लेटलेट ई न्यूक्लिएटेड। तो ये भी क्या है आपका एक क्वेश्चन, एक नहीं, एक, दो, तीन क्वेश्चन ये आपके यहाँ से सॉल्व होते हैं, राइट। अब आगे देखते हैं कि प्लेटलेट्स पे और क्या क्या है। अब है प्लेटलेट्स काउंट। जैसे हमने आरबीसी का एक काउंट पढ़ा कि नॉर्मल जो आरबीसीज होती हैं उनका नंबर इतना होता है। फिर हमने डब्ल्यूबीसी का एक काउंट पढ़ा कि नॉर्मल जो डब्ल्यूबीसी होती हैं उनका न्यूमेरिक वैल्यू इतना होता है। नॉर्मल इन द सेंस एक हेल्दी पर्सन में, राइट, कि एक हेल्दी पर्सन में कितना क्या होता है, कितना अमाउंट होता है आरबीसी का, कितना अमाउंट होता है डब्ल्यूबीसी का, कितना अमाउंट होता है प्लेटलेट्स का। तो जो प्लेटलेट काउंट्स है नॉर्मल हेल्दी पर्सन में वो कितना है, 1.5 to 3.5 into 10 की पावर 5 पर mm3। तो ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मल हेल्दी पर्सन में कितना प्लेटलेट का नंबर होता है। तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है फिक्स है, इंस्ट्रूमेंट से क्या करी गई है, नापी जाती है, फिर जाके फिर ये डेटा दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी मनपसंद से, या मैंने अपनी मनपसंद से ये डेटा डाला हुआ है। फिर वही बात है, अगर लोअर हो जाएगी तो क्या कहेंगे, हायर हो जाएगी तो क्या कहेंगे। तो नॉर्मल तो ये है, नॉर्मल नंबर तो क्या है आपका 1.5 to 3.5, लेकिन अगर इस नंबर से क्या हो गई, कम हो गई, तो हम इसको क्या टर्म देंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, राइट। जैसे हम आरबीसी का नंबर कह रहे थे कि नॉर्मल से अगर कम हो गया तो वैसे तो वो बीमारी क्या है, एनीमिया, लेकिन साइंटिफिक टर्म क्या होगा, एरिथ्रोसाइटोपिनिया। तो यहाँ पे प्लेटलेट कम हुआ है तो यहाँ पे क्या दिया है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। वैसे ही हम किसकी बात करें कि प्लेटलेट काउंट अगर इस नॉर्मल नंबर से क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है, ठीक है, हायर प्लेटलेट काउंट हो गया है, ज्यादा हो गया है, तो हम इसको क्या कहेंगे, थ्रोम्बोसाइटोसिस। जैसे वहां पे हम डब्ल्यूबीसी की बात कर रहे थे कि डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल नंबर 7000 था, अगर 7000 से कम, अगर और 7000 में भी हमने एक रेंज ली थी उसके लिए कि 4000 से कम हो जाएगा तो हम उसको कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, प्लेटलेट की बात करें तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम, थ्रोम्बोसाइटोसिस। तो ये टर्म्स भी आपको याद रखनी है। देखो एक स्लाइड 3 क्वेश्चन, हर एक जो लाइन है उसमें क्या है, क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको 2 टर्म्स याद रखनी, एक तो रखनी है साइटोपिनिया, राइट, और एक आपको रखनी है साइटोसिस, ठीक है। अगर हम प्लेटलेट की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, थ्रोम्बो, ठीक है। अगर यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, आरबीसी की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एरिथ्रो, और यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, डब्ल्यूबीसी के, तो क्या लग जाएगा, ल्यूको। सेम ऐसा ही नीचे ही है, बस साइटोपिनिया मतलब लोअर है, कम नंबर है, और एरिथ्रोसाइटोसिस क्या है, हायर नंबर है। बस आपको ये याद रखना है, 2 टर्म्स आपको याद रखने की, पीनिया और साइटोसिस में क्या हो रहा है, किसमें कम है और किसमें ज्यादा है। नेम, ये जो लास्ट वाला प्रोसेस है वो सेम रहेगा बट नेम अलग हो जाएगा। आरबीसी के अकॉर्डिंग आरबीसी का एरिथ्रो लग जाएगा, डब्ल्यूबीसी के अकॉर्डिंग डब्ल्यूबीसी का क्या लग जाएगा, ल्यूको लग जाएगा, और प्लेटलेट्स के अकॉर्डिंग प्लेटलेट्स का क्या लग जाएगा, थ्रोम्बो लग जाएगा। तो ये थी कुछ प्लेटलेट्स के बारे में बात कि कौन कितना नंबर्स है, हेल्दी पर्सन में कितना होता है।
देखो मैं क्यों बोल रही हूँ कि नॉर्मल नंबर कितना होता है, इंक्रीज हो जाता है तो क्या होता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्लड अपना, राइट। क्योंकि ब्लड से आप न्यूट्रिएंट्स इधर उधर पहुंचा रहे हैं, प्लस ब्लड जो आपका है वो क्लॉटिंग करने में हेल्प करता है, ठीक है, आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है ना। अगर नंबर नॉर्मल है तो जो नॉर्मल फंक्शन है आपके वो चलते रहेंगे, आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती रहेगी, आपकी बॉडी को इम्यूनिटी मिलती रहेगी, ठीक है। आपकी बॉडी को जो आपके अगर कट लग गया तो आपकी क्या है, क्लॉटिंग जल्दी हो जाएगी। लेकिन अगर आप खुद सोचो, है ना, इनमें से किसी का भी नंबर कम होता है, गड़बड़ा जाता है, तो क्या आपको लगता है कि जो नॉर्मल प्रोसेस है वो हो जाएगी? मतलब आपको लग रहा होगा ना कि ये क्या चल रहा है, कि नॉर्मल नंबर ये है, कम होता है तो ये, ज़्यादा होता है तो ये। तो आप खुद सोचो, अगर कम हो जाए, प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाए, तो आपको पता है कि प्लेटलेट्स में वो प्रोटीन है, या प्लेटलेट्स वो प्रोटीन बनाती है जो कि ब्लड क्लॉटिंग करती है। अगर नंबर कम हो गया प्लेटलेट्स का, तो अगर आपके कट लगा तो क्या वो जो क्लॉटिंग की एक प्रोसेस है, वो जो टाइमिंग है, वो इतना फास्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो प्रोटीन क्या हो चुके हैं, कम हो चुके हैं। उस वजह से क्लॉटिंग जो प्रोसेस है उसमें टाइमिंग भी क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। और ज़्यादा से, और अगर क्लॉटिंग प्रोसेस में टाइमिंग ज़्यादा लग रहा है तो आपका ब्लड क्या हो रहा है, ज़्यादा बाहर आ रहा है, राइट। तो इसलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ कि हर एक WBC का क्या रोल है, आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का, ठीक है। लिम्फोसाइट्स हैं वो एंटीबॉडी बना रही हैं, ठीक है। अगर इनका नंबर कम हो रहा है, ठीक, तो क्या वो इम्यून जो सिस्टम था वो जिस तरीके से जो बाहर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया उसके अगेंस्ट वर्क करना चाहिए था, तो क्या उस तरीके से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और अगर इनका नंबर बढ़ रहा है ना, अगर इनका नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, अगर नंबर कम हो रहा है तो हमें पता चल गया कि इम्यून सिस्टम वर्क नहीं कर पाएगा। लेकिन नंबर भी बढ़ रहा है इनका, इसका मतलब क्या है कि कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी में हुआ है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर गया है, वो हमें बहुत हर्ट कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा हमें परेशान कर रहा है। इस वजह से तो इन्होंने अपना नंबर बढ़ाया होगा। कि देखो मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपसे, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं आपको बार बार ये बात बोल रही हूँ कि भाई इनका नंबर कम हो गया, इनका नंबर ज़्यादा हो गया, राइट। तो मैं क्या कहती हूँ कि अगर WBC की मैं बात कर रही हूँ, कि WBC का मैं कह रही हूँ कि नंबर कम हो गया, ठीक है, नंबर की बात है यहाँ पे तो आपको खुद को लग रहा होगा कि साइंटिफिक टर्म्स भी दे दिए मैम, और आप बार बार बोले भी जा रहे हो कि कम हो गया और ज़्यादा हो गया, ये नॉर्मल है। तो देखो अगर नॉर्मल है तो एक्टिविटी नॉर्मल चलेगी, लेकिन अगर कम हो गया तो आपने देखा है एसिडोफिल्स हैं वो एलर्जिक रिएक्शन में है, कुछ हेपेरिन रिलीज कर रही हैं, कुछ हिस्टामिन रिलीज कर रही हैं, कुछ फैगोसाइटोसिस कर रही हैं। तो ये जो प्रोसेस हो रही है वो क्या है, अल्टीमेटली सारी की सारी हमें इम्यूनिटी देने के लिए, हमारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है। नॉर्मल है तो इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बना रहेगा, नॉर्मली वर्क चलता रहेगा। लेकिन अगर ये कम हो जाता है तो जो एलर्जिक रिएक्शन हो रही है हमारी एसिडोफिल्स की, राइट, जिस हिसाब से एसिडोफिल्स आनी चाहिए थी उस हिसाब से नहीं आ पा रही है, तो कोई भी जो एलर्जन हमारे बॉडी में गया है तो वो हमें क्या करेगा, हार्म्स करेगा, क्योंकि क्या है, इनका नंबर कम हो गया है, WBC का नंबर कम हो गया है। कोई भी जैसे हिस्टामिन जो रिलीज हो रहा है वो कम रिलीज होगा, तो क्या होगा, अंदर ही अंदर, हाँ, अगर अंदर से वो चीज़ कम रिलीज हो रही है तो हमें जो बाहर आउटपुट मिलने थे, राइट, की फाइटिंग हो रही है, फाइटिंग से एक हीट जनरेट हो रही है, हमें फीवर का पता चल रहा है और हम गोली खाते हैं। तो एक तो सेल ने फाइटिंग करी प्लस हमने गोली खा ली, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर गया। तो जो काम धीरे धीरे होगा तो इसका मतलब क्या होगा, इन्फेक्शन क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, हमें धीरे धीरे रेस्पॉन्स आएगा, और वो जो धीरे धीरे रेस्पॉन्स आया है ना, वो क्या होगा, बड़ा हुआ रेस्पॉन्स होगा। फिर उससे हमें दवाई से कंट्रोल करना भी थोड़ा सा एक मुश्किल तो नहीं होगा, लेकिन एक लंबा समय ले जाएगा। इसलिए नंबर कम की बात कर रही हूँ। और अगर नंबर ज़्यादा की बात कर रही हूँ मैं, कि मैं कह रही हूँ कि WBC का नंबर ज़्यादा हो गया, तो हम इसको ये कहेंगे, तो नंबर ज़्यादा होने से क्या होगा, तो इनका नंबर ज़्यादा कब होगा WBC का, क्योंकि हमें इम्यूनिटी दे रही है। इम्यूनिटी हमें क्यों दे रही है, क्योंकि कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट दे रही है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर आया है। अगर नॉर्मल नंबर है ठीक है, लेकिन अगर इनका नंबर बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इम्यूनिटी देने के लिए इनको ज्यादा इम्यूनिटी देनी पड़ रही है, बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते जा रहे हैं, धीरे धीरे नंबर में बढ़ते जा रहे हैं। इस वजह से ये भी अपना नंबर क्या होती जा रही है, बढ़ाती जा रही है। इसका मतलब किसी बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन है वो बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है, इस वजह से इनका नंबर
बढ़ रहा है। समझ में आया आपको कि नॉर्मल नंबर से क्या मीन है और लोअर नंबर से क्या मीन है और हायर नंबर से क्या मीन है। इन केस आरबीसी मैंने आपको बताया कि नॉर्मल नंबर है तो हमारा ऑक्सीजन इजीली कैरी हो जाएगा, लेकिन लोअर नंबर है तो आरबीसी का नंबर कम, हीमोग्लोबिन का नंबर कम, हीमोग्लोबिन का नंबर कम, अल्टीमेटली ऑक्सीजन का नंबर कम। और अगर हायर नंबर है, ठीक है, आरबीसी का, तो ये क्या कर सकती हैं, आरबीसी अगर हायर नंबर में है तो ये एक कैंसर के फॉर्म में भी आ सकती है, ब्लड कैंसर जिसे हम कहते हैं कि इनका नंबर बढ़ता जा रहा है, तो ये भी कोई प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, ये नंबर बढ़ा के क्या करेंगी, आपने इनको तो देखा है डब्ल्यूबीसी की स्क्वीज आउट हो जाती हैं, है ना। मैंने आपको बताया कि डब्ल्यूबीसी के एक क्या नेचर है, कैपिलरी में से आउट हो जाती है, निकल जाती है, स्क्वीज हो जाती है, डिफरेंट जगह पहुंच जाती है। लेकिन आरबीसी जो होती है वो हमेशा कैपिलरी में बहती हैं। तो कैपिलरी में बह रही हैं और इन्होंने अपना डिवीजन और फास्ट कर दिया है, इनका नंबर बढ़ रहा है डिवीजन फास्ट की वजह से। तो क्या होगा, नॉर्मल तो फ्लो हो रहा था, लेकिन अगर ज़्यादा हो रहा है तो उस कैपिलरीज में क्या बना लेंगी, एक गांठ की फॉर्म में आ जाएंगी, जिसे हम ट्यूमर कहेंगे। तो नंबर बढ़ना भी क्या है, हमारे लिए नुकसान है, नंबर कम होना भी हमारे लिए नुकसान है। तो हमें क्या चाहिए, एक नॉर्मल नंबर। तो इस नुकसान को और इस दोनों तरफ के बढ़ने से और कम होने के जो नुकसान है उसको हमने एक साइंटिफिक नाम दिया है, साइटोपिनिया और साइटोसिस। तो समझ में आया आपको, जो मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि ये नॉर्मल नंबर की रेंज आपको याद रखनी है। अगर इससे कम है, चाहे प्लेटलेट्स हो, चाहे आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी, उनको क्या क्या डिफरेंट टर्म से जाना जाता है। तो मेरा ये समझाने का आपको ये मतलब था। नेक्स्ट देखते हैं हम, अब इसका फंक्शन क्या है, जो हमारा प्लेटलेट्स है इसका क्या फंक्शन है। तो आपको पता है प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। तो जैसे मैंने आरबीसी का बताया, आरबीसी का फंक्शन क्या है, ये हीमोग्लोबिन कैरी करता है, राइट, हीमोग्लोबिन कैरी कर रहा है। डब्ल्यूबीसी का मैंने आपको बताया, डब्ल्यूबीसी क्या कर रहा है, हमें इम्यूनिटी दे रहा है, और अदर मैंने आपको सब्सटेंस बताया वो भी रिलीज कर रहा है। वहीं प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है, ब्लड की क्लॉटिंग में। ब्लड क्लॉटिंग आपको पता ही है कि कट लगता है तो ब्लड बाहर आता है और कुछ टाइम बाद रुक जाता है वो ब्लड, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉट होना। तो अगर ये रुकेगा नहीं तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, इवन डेथ तक हो सकती है। तो वो कौन सी डिजीज है जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता, तो वो डिजीज है आपकी हीमोफीलिया। जो भी हीमोफिलिक पर्सन होता है, आप देखेंगे उसमें अगर कट लग जाए तो उसका पूरा शरीर का ब्लड बाहर आता है और अल्टीमेटली उसकी क्या होती है, डेथ होती है। लेकिन जो हीमोफिलिक है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, नॉर्मली नहीं होती है। कैसे है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। अगर उनके पेरेंट्स में या उनके ग्रैंड पेरेंट्स में वो डिजीज रही होगी तो चांसेस है उस हीमोफिलिक डिजीज के आने का। लेकिन अगर उनकी पूरी फैमिली हिस्ट्री में ये डिजीज नहीं है हीमोफिलिक, तो नहीं होती, ठीक है, नॉर्मल नहीं है, जेनेटिक है। और मेनली होती भी किस में है, मेल्स में होती है, फीमेल्स में नहीं होती हीमोफिलिक, ठीक है। तो उसमें होता ही क्या है कि जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो उनमें कहीं ना कहीं म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है। जो आपका प्लेटलेट्स है वो उसमें कहीं ना कहीं म्यूटेशन हो जाता है, जिस वजह से जो प्रोटीन बन रहे हैं उसको क्लॉटिंग के लिए वो नहीं बन पाते। तो समझ में आ गया आपको, आरबीसी का फंक्शन, डब्ल्यूबीसी का फंक्शन और प्लेटलेट का फंक्शन किसमें है, ब्लड क्लॉटिंग में है। अब कैसे ब्लड क्लॉटिंग होती है, राइट, की प्रोसेस क्या है ब्लड क्लॉटिंग की। तो आपको ब्लड क्लॉटिंग कब होगी, जब हमारे जो प्लेटलेट्स हैं या हमारी जो बॉडी है उस पर कट लगेगा, ठीक है। तो जो इंजर्ड प्लेटलेट्स होंगी उसकी वजह से क्या होती है, ब्लड क्लॉटिंग होती है। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए सबसे पहले क्या होना जरूरी है, इंजरी होना जरूरी है, कोई कट लगना चाहिए, चाहे आउटसाइड लगे चाहे इनसाइड लगे, ठीक है, तभी क्या होगी, आपकी ब्लड की क्लॉटिंग होगी। तो इंजर्ड प्लेटलेट होनी चाहिए, ठीक है। इंजर्ड प्लेटलेट्स क्या करती हैं, एक एंजाइम्स है, कौन सा है, प्रोथ्रोम्बिन या फिर उसको कहेंगे हम थ्रोम्बोकाइनेज। जैसे ही हमारे कट लगता है हमारी जो प्लेटलेट्स हैं वो इंजर्ड होती हैं और एक एंजाइम्स रिलीज करती हैं जिसका नाम एक का है प्रोथ्रोम्बिन और एक है थ्रोम्बो, मतलब दोनों सेम ही है, प्रोथ्रोम्बिन या थ्रोम्बोकाइनेज। इन दोनों को क्या करती है, ये दोनों क्या होते हैं, एज अ एक्टिवेटर वर्क करते हैं और ये रिलीज होते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज। तो कैसे हो रहा है थ्रोम्बोकाइनेज का प्रोडक्शन, जब इंजरी हो रही है, कहीं हमारे लग रही है, बाय एक्सीडेंटली लग रही है या कोई कट लग गया है, उसकी वजह से अगर हमारे ब्लड बाहर आ रहा है तो एक एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा। वो कौन सा है, थ्रोम्बोकाइनेज। कौन रिलीज कर रही है, इंजर्ड प्लेटलेट्स। क्वेश्चन है, राइट, कि आपके जो थ्रोम्बोकाइनेज कौन बनाता है, तो अगर आपसे कहे कि प्लेटलेट्स, तो नो,
ये गलत है आंसर। प्लेटलेट्स नहीं बनाती थ्रोम्बोकाइनेस। अगर प्लेटलेट्स नॉर्मल है, अगर कोई इंजरी नहीं हुई है तो प्लेटलेट्स अपना वर्क करती हैं, सिंपल, ठीक है। अगर इंजरी हुई है तो इंजर्ड प्लेटलेट्स ये एंजाइम बनाते हैं। तो ये जो टर्म्स है आपको मैंने जो लिख रखा है इंजर्ड, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इंजरी होना जरूरी है। तो कौन क्या रिलीज हो गया हमारा, थ्रोम्बोकाइनेस। कैसे भी रिलीज हो सकता है, या तो इंट्रिंसिक, अंदर कोई भी ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है, या फिर एक्सट्रिंसिक कि बाहर हमारा कोई एक्सीडेंट हुआ है, हमारे कट लगा है उसकी वजह से। अब ये क्या होगा, ये जो हमारा थ्रोम्बोकाइनेस है वो क्या करता है, जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन था, मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा में प्रोटीन थे हमारे प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, उनको एक्टिवेट करता है, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन को करेगा पहले, तो कौन करेगा, थ्रोम्बोकाइनेस, किसमें, थ्रोम्बिन में, ठीक है। किसका कन्वर्जन हुआ, प्रोथ्रोम्बिन जो कि इनएक्टिव था किसमें, हमारे प्लाज्मा में, उसको एक्टिव कर दिया थ्रोम्बिन के अंदर। किसने किया, थ्रोम्बोकाइनेस में। और इसमें किसकी रिक्वायरमेंट है, हमें कैल्शियम आयन की। तो याद रखना किसकी रिक्वायरमेंट है, कैल्शियम आयन की हमें रिक्वायरमेंट है, राइट। फिर से एक फर्दर दोबारा देखेंगे, लेकिन आगे देखते हैं कि क्या नेक्स्ट क्या होता है। नेक्स्ट में आप देखो, जैसे ही क्या हुआ, थ्रोम्बिन एक्टिव हुआ, उससे एक और प्रोटीन था आपका फाइब्रिनोजन, ठीक है। फाइब्रिनोजन को एक्टिव कर दिया किसमें, फिब्रिन में। तो फाइब्रिनोजन जब प्लाज्मा में इस फाइब्रिनोजन की फॉर्म में था तो कैसा था ये, कैसा प्रोटीन था, हमारा जो ये जो प्रोटीन था वो कैसा था, सॉल्युबल प्रोटीन था, राइट। मैं यहाँ लिख देती हूँ कैसा प्रोटीन था, यहाँ पे नहीं है ये, ठीक है। ये है सॉल्युबल प्रोटीन। ये भी आपको याद रखना है कि फाइब्रिनोजन किस फॉर्म में रहता है, सॉल्युबल फॉर्म में रहता है। और फिब्रिन कैसा है, इनसॉल्युबल प्रोटीन, इनसॉल्युबल प्रोटीन, राइट। तो जैसे ही थ्रोम्बिन एक्टिव हुआ, थ्रोम्बिन ने किसको एक्टिव कर दिया, फाइब्रिनोजन को किसने कर दिया, फिब्रिन ने कर दिया। और फिब्रिन कैसा है, इनसॉल्युबल, सॉल्युबल नहीं होता। और ये क्या करता है, वहाँ पे जो ब्लड सेल्स होती हैं उनके साथ क्या बना लेता है, ऐसे 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 कैसे कर लेता है, क्लस्टर, एक गुच्छे के फॉर्म में बना लेता है। और जैसे ही ये ब्लड सेल्स को वहाँ बांध लेता है, वही हमारा ब्लड क्या होता है, बहना रुक जाता है। तो ये समझ में आया आपको कैसे हुआ। इसको हम एक रॉ डायग्राम में देखते हैं कि कैसे एक्चुअल में प्रोसेस हुई होगी, राइट। देखते हैं, चलो। ये हमारा कोई टिश्यू है, ये हमारी कोई सेल है जो इंजर हो गई है, इंजर्ड हो गई है, कोई क्या हुई है, इंजरी हुई है। इंजरी होने से क्या होगा, ब्लड आउटसाइड आएगा, ठीक है। ब्लड में क्या है आपका, WBC, RBC और प्लेटलेट्स, ये सब सेल्स ही हैं। मतलब ये सब क्या हुई है, इन सब में क्या हुई है, ये सब हुई है इंजर्ड, ठीक है। तो जो इंजर्ड प्लेटलेट्स है, क्योंकि काम क्या है, ब्लड क्लॉटिंग का काम क्या है, प्लेटलेट्स का है। तो जो इंजर्ड प्लेटलेट्स है वो क्या करेंगी, एक एंजाइम को सिक्रेट करेंगी। वो कौन सा है आपका, थ्रोम्बोकाइनेस। कौन सा है, थ्रोम्बोकाइनेस। वैसे टोटल 13 फैक्टर्स होते हैं इस ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करने के लिए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है जिनके थ्रू होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो किसको एक्टिवेट किया, इंजर्ड प्लेटलेट ने, थ्रोम्बोकाइनेस को। ये थ्रोम्बोकाइनेस किसको करता है, तो प्लाज्मा में आपने 2 प्रोटीन देखे थे, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। तो ये जो थ्रोम्बोकाइनेस है सबसे पहले किसको करता है, प्रोथ्रोम्बिन को करता है। किस में एक्टिव कर देगा, थ्रोम्बिन में कर देगा। थ्रोम्बिन एक्टिवेट हुआ, थ्रोम्बिन कहा जाएगा, उसमें हमें कौन सा एंजाइम है, ये वाला थ्रोम्बोकाइनेस। और हमें एक आयन की जरूरत है, कैल्शियम +2। तो ये भी याद रखना है आपको कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा आयन आपको हेल्प करता है। तो कौन सा आयन आपकी हेल्प करता है, कैल्शियम +2, ठीक है। कैल्शियम आयन आपकी हेल्प करता है। जैसे ही थ्रोम्बिन एक्टिव हुआ, थ्रोम्बिन कहाँ चला गया, थ्रोम्बिन ने किसको एक्टिवेट किया, थ्रोम्बिन ने एक्टिव किया जो फाइब्रिनोजन था, ये भी कहाँ था, हमारे प्लाज्मा में था। इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया हमारे फिब्रिन में। किसमें किया, फिब्रिन ने। फाइब्रिनोजन कैसा है, सॉल्युबल है, राइट। सॉल्युबल मतलब घुला रहता है। और फिब्रिन कैसा है, इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल मतलब जो कि घुला हुआ नहीं होता, गाढ़ा, ठीक है। तो हमें किसकी जरूरत है, ऐसी चीज की जो कि इनसॉल्युबल हो, क्योंकि अगर ये भी सॉल्युबल फॉर्म में रहेगा तो ब्लड क्या है, मूव करता रहेगा, बाहर की तरफ बहता रहेगा। तो जो फिब्रिन है, जो फाइब्रिनोजन है वो किसमें कन्वर्ट हुआ, फिब्रिन में। और फिब्रिन कैसा है, इनसॉल्युबल। ये इनसॉल्युबल जो है हमारी, ये WBC RBC इनकी चारों तरफ क्या बना लेता है,
एक क्लस्टर बना लेता है, जिस वजह से ये जो आरबीसी या डब्ल्यूबीसी है वो फिर बाहर नहीं निकल पाती और ब्लड की क्या हो जाती है, यहाँ पे क्लॉटिंग हो जाती है। तो समझ में आया आपको कि कैसे ब्लड की क्लॉटिंग हुई, किसने पार्टिसिपेट किया, कौन से प्रोटीन पार्टिसिपेट करते हैं, किसका काम है ब्लड की क्लॉटिंग, प्लेटलेट्स का काम है। ठीक है, प्लेटलेट्स भी कौन सी, जो कि इंजर्ड है, राइट, सिंपल प्लेटलेट्स नहीं, सिंपल प्लेटलेट्स तो आरबीसी के या ब्लड के साथ बहती रहती हैं, लेकिन कौन सी प्लेटलेट्स, इंजर्ड प्लेटलेट्स। उन्होंने कौन सा एंजाइम किया, थ्रोम्बोकाइनेज। ठीक है, इंजर्ड प्लेटलेट कौन सा एंजाइम रिलीज करती हैं, थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज किसको एक्टिव करता है, प्लाज्मा में दो प्रोटीन है हमारे जो कि ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है, एक है हमारा प्रोथ्रोम्बिन जिसे किसमें एक्टिव किया, थ्रोम्बिन में। कौन से आयंस हेल्प करते हैं, कैल्शियम आयंस, कैल्शियम +2। दूसरा कौन सा है हमारा, फाइब्रिनोजन। जैसे ही थ्रोम्बिन हुआ, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हुआ, इस थ्रोम्बिन ने किसको कन्वर्ट किया, जो फाइब्रिनोजन है ये भी कहाँ था, प्लाज्मा में, इसको किसने कर दिया, फिब्रिन ने। और फिब्रिन कैसा है आपका, इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल होने की वजह से ये जो डब्ल्यूबीसी आरबीसी के चारों तरफ क्या हो जाता है, जम जाता है। जमने की वजह से वहाँ पे क्या हो जाता है, खून का थक्का जम जाता है, रक्त का थक्का जम जाता है, वही ब्लड आपका बहना बंद हो जाता है। तो ये थी आपकी ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस। इसको हम एक डायग्रामेटिक वे में भी देखते हैं। ये देखो क्या हुआ यहाँ पे, ये हमारे टिश्यूज है, नॉर्मल टिश्यू। यहाँ पे क्या हुआ, एक कट लगा, राइट। कट लगने से क्या हुआ, कट लगने से जो हमारी ब्लड है वो बाहर आया, और ब्लड में क्या क्या है आपके, रेड ब्लड सेल भी है, ये ब्लड ब्रोकन ब्लड वेसल्स है, क्योंकि आपको पता है कि ब्लड वेसल्स में बहता है, राइट। तो प्लेटलेट्स, अब ये जो प्लेटलेट्स है यहाँ पे आपको जो दिख रही हैं, ये प्लेटलेट्स आपको जो दिख रही हैं, जो इंजर्ड हो चुकी हैं, जो खराब हो चुकी हैं, ठीक है, ये जो आपको इंजर्ड प्लेटलेट्स दिख रही हैं यहाँ पे, ठीक है, प्लेटलेट्स है छोटे छोटे, क्या है आपकी प्लेटलेट्स है। ये क्या रिलीज करेंगी वापस से, थ्रोम्बोकाइनेज। ठीक है, इन्होंने थ्रोम्बोकाइनेज एज अ एक्टिवेटर रिलीज किया। कैसा है ये, एक्टिवेटर। क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लड क्लॉटिंग में एक्टिवेटर कौन होता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन है, थ्रोम्बोकाइनेज। किसने, प्लेटलेट रिलीज किया। ये जो एक्टिवेटर है किसको एक्टिव करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन में किसमें एक्टिव हो जाएगा, आपके थ्रोम्बिन में। अब ये थ्रोम्बिन किसको एक्टिव करेगा, फाइब्रिनोजन को। ठीक, और फाइब्रिनोजन किस में एक्टिव हो जाएगा, आपके फिब्रिन में एक्टिव हो जाएगा। और फिब्रिन कैसा है आपका, ये जो फिब्रिन आपको दिख रहा है, ठीक है, ये देखो एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स है जिन्होंने ये सारा काम किया है। ये फिब्रिन कैसा है, इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल होने के कारण ये ऐसे जम जाता है, ये जो बाहर निकल रही है ना, अगर ये जमेगा नहीं तो ये सब बाहर आ जाएंगे। तो ये जो बाहर निकल रही है इनके आसपास आके फिब्रिन क्या है, फाइब्रिन क्या होता है, थ्रेड्स होते हैं, ऐसे थ्रेड की तरह जम जाता है। जमने से क्या होगा, यहाँ पे एक क्लॉट सा बन गया, एक क्लस्टर बन गया। अब ये जो आरबीसी, अब ये ज्यादा आप बाहर की तरफ नहीं जा पाएंगे और हमारा ब्लड बहना रुक जाएगा। तो ये आपकी प्रोसेस है ब्लड क्लॉटिंग की। तो यहाँ पे ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे, तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है ब्लड, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम का जो फर्स्ट टॉपिक है ब्लड, उसको हमने बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। हमने ब्लड के स्ट्रक्चर देख लिए हैं, दो कॉम्पोजिशन देखे हैं, प्लाज्मा, उस प्लाज्मा के फंक्शन हमने देख लिए हैं पूरे, कि कौन कौन से प्रोटीन है, कितना वाटर है, क्या उसका काम है। फिर उसके बाद हमने देखा फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट में भी हमने आरबीसी देखा, डब्ल्यूबीसी देखा और प्लेटलेट देखा। आरबीसी का नॉर्मल नंबर, और नॉर्मल नंबर के अलावा हमने देखा कि हाई और लोअर नंबर। डब्ल्यूबीसी में भी सेम हमने वही देखा, इनके फंक्शन देखे कि आरबीसी का काम क्या है, डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, कैसी होती हैं, न्यूक्लिएटेड होती हैं या ई न्यूक्लिएटेड होती हैं। ठीक है, सबके तीनों के हमने बहुत ही अच्छी तरीके से क्या पढ़ा है, एक डिटेल स्ट्रक्चर हमने पढ़ ली है, तीनों के डिटेल फंक्शन हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, अभी हम ब्लड को खत्म नहीं करते, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा ब्लड ग्रुप होगा, राइट। आप अगर सुनते हैं कहीं पे कि किसी का ब्लड ग्रुप ए होता है, किसी का ब्लड ग्रुप बी होता है, किसी का ए बी होता है, किसी का ओ होता है, या फिर ए पॉजिटिव होता है, तो ये ए क्या है, ये ए बी क्या है, ये ओ क्या है, या फिर ये पॉजिटिव क्या है या नेगेटिव क्या है। क्यों हम कहते हैं कि सेम ब्लड ग्रुप वालों को ही क्या देना चाहिए, ब्लड देना चाहिए, क्यों ऐसा है, एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है कि ए वाला ए को ही ब्लड देता है, बी वाला बी को दे सकता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ,
अगर गलती से हमने मिसमैच कर दिया कि ए वाले को हमने बी वाले का ब्लड चढ़ा दिया, तो कैसे उस इंसान की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो क्यों ये मिसमैचिंग नहीं हो सकती, क्या रीजन है उसके पीछे, कैसे हम ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं, कौन होता है ब्लड ग्रुप डिसाइड करने वाला, कैसे उस ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव या नेगेटिव दिया जाता है। तो इस टॉपिक के बाद हम ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे कि ए कौन सा है, बी कौन सा है, ए बी है और ओ है, ये चारों ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड हुए हैं, कैसे इनका फंक्शन है, कैसे इन पे क्या है, कौन से एंटीजन है, कौन से एंटीबॉडी है, कैसे ये वर्क परफॉर्म करते हैं और किस वजह से मिसमैच की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ब्लड ग्रुप। और ब्लड ग्रुप के बाद फिर हम पढ़ेंगे, जैसे ब्लड ग्रुप हमारा ओवर हो जाएगा फिर हम ब्लड को खत्म करके हम ब्लड वेसल्स पे जाएंगे, राइट। तो आज आपके लिए, आज आपका जो ब्लड का वैसे नॉर्मल, ठीक है, जो डिटेल स्ट्रक्चर वो खत्म हो चुका है। कल ब्लड ग्रुप के साथ हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।